जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 जरा निकालना, वो कंप्लीट हो गया या नहीं? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इश्यू तो नहीं है यार किसी का? चलें फिर कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। मेरे साथ जरा पढ़ ले, फिर ये खुद से कीजिएगा आप लोग, इस तरफ आ जाए। Start reading question number 3 sir. First line. Using the following information, prepare income statement and statement of financial position. Year end अगर underline कर लिया करें। ट्रायल पढ़े। परचेजेस के बाद सेल रिटर्न्स का क्या करेंगे? परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। नेक्स्ट बेटा एक वर्ड थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, इसके साथ जरा लिख लीजिएगा। इन्वेंट्री इज सिंपली अनदर नेम ऑफ स्टॉक। मसला अगर आपसे मैं कहूं ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आप क्या समझेंगे उससे? वो चीजें जो पीरियड के स्टार्ट पे बची हुई ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री सिंपली अनदर नेम ऑफ स्टॉक। साथ डेट पढ़ के बताएं क्या चीज है ये? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है। आगे बेटा वेजेस आ गई, रेंट एक्सपेंस आ गया, टेलीफोन एक्सपेंस आ गया, हीटिंग एंड लाइटिंग आ गई। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब होता है हीटिंग गैस का बिल, लाइटिंग मींस इलेक्ट्रिसिटी का बिल। एक्सपेंस है लिखना, हीट एंड लाइटिंग, गैस एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मोटर वैन इन रनिंग एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट। ना करें सर, पेज ले लें जरा, पेज अगर नहीं। बैंक इंटरेस्ट सर जी इनकम नहीं हो सकती? हो सकती है सर, लेकिन इस केस में क्यों नहीं हो सकती? बताएं रीजन बताएं। डेबिट अमाउंट है ना, बैंक इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है अगर आपने पैसे बैंक में जमा करवाए हो, लेकिन उस केस में फिर बैंक इंटरेस्ट किस कॉलम में नजर आना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, मोटर वेन एसेट, पेएबल्स के साथ लिख लेना। लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स के लिए वर्ड है ये। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब लाइबिलिटी थे, पेएबल्स है ना वो भी। क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, तो पेएबल्स वर्ड क्रेडिटर्स के लिए। बैंक ओवर ड्राफ्ट का मतलब लिखिएगा, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट का मतलब होता है ज्यादा निकलवा लिए, तो बैंक से अगर ज्यादा पैसे निकलवा लिए जाए तो ये सिंपली बैंक के लोन के लिए वर्ड होता है। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट इज सिंपली अनदर नेम फॉर लोन फ्रॉम बैंक। बैंक ओवर, ओवर अंडर, बैंक से ज्यादा निकलवा लिए। अच्छा थोड़ी सी ना जरा फिगर्स जरा कर ली, थोड़ी सी शायद टेबल नहीं बना प्रॉपर। तो पेबल्स की अमाउंट है 5900, थोड़ा जरा अगर आगे जरा लाइन लगा लें। बैंक ओवर ड्राफ्ट की अमाउंट कितनी है? 6500, लायबिलिटी है। रिसीवेबल्स किसके लिए वर्ड है? डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट है 8700। 8700 है, थोड़ा सा जरा तरतीब शायद ऊपर नीचे हुई हुई। कैश इन हैंड है 150। ड्राइंग्स कितनी है? 15,000। और कैपिटल कितना है?
19,000 नीचे पे टोटल होगा, थोड़ा सा जरा लाइंस का इशू है। लास्ट सेंटेंस पढ़ा, कौन सी इन्वेंट्री गिवन है? दोबारा अगर नई नए वर्ड जरा रिकॉल करें, इन्वेंट्री किसे कहते हैं? पेबल्स मींस लायबिलिटी, लेकिन क्रेडिटर्स के लिए वर्ड होता है रिसीवेबल, डेटर्स एसेट है, लायबिलिटी डेटर एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन भी एक लायबिलिटी है। बाकी करना चाहिए आपको, करेंगे खुद से जरा करें जरा, 10 मिनट लगा। ना करें सर जी, ना करें ना करें, सीरियस है चीजें। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा एक लोन के लिए वर्ड होता है, बाकी मैं इंशाल्लाह इसे फिर एक्सप्लेन करूंगा फर्दर भी जरूरत पड़ेगी तो। बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपली फिलहाल इज अनदर नेम फॉर बैंक लोन, और ये लोन लिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो आपकी जब लाइबिलिटीज आपकी फिगर्स लिख रहे होंगे आप, तो अब इस केस में 2 लाइबिलिटीज है मेरा ख्याल है, तो ट्राई करें, मैं भी लिखता हूँ। बैंक इंटरेस्ट है जी, बैंक का इंटरेस्ट है, क्योंकि डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बैंक से अगर लोन लें तो लोन लायबिलिटी है, लेकिन उससे पे अगर आप इंटरेस्ट दें तो वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है तलहा एंड विराहत। अब्दुल अहद नीचे, अब्दुल्ला ये नीचे ऐसे जरा ज्वाइन कर जरा। काइंडली खामोशी से करें प्लीज, इंडिविजुअली करें, एक आध सवाल जरा खुद से करें ताकि जरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो यार। प्लीज आवाजें काइंडली बिल्कुल ना आए यार, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। कभी भी गलती से नहीं सब्जी डरना, गलतियों से ही सीखेंगे हम। प्रैक्टिस कोशिश मस्ट है, गलतियां होंगी तभी बात समझ आएगी। क्या सोच रहे हैं सर? क्वेश्चन करें यार। सर जी अगर लोन किसी से लिया तो लायबिलिटी बनेगी, अगर किसी से लोन लिया है तो लायबिलिटी। अच्छा, आप में से कुछ हजरात ऐसे तो नहीं जिनको क्लासेस बीच पे से पीछे रह गई हैं? मेरा ख्याल है कुछ हजरात होंगे ऐसे। मैंने कहना कुछ नहीं, जरा कोई है ऐसे जिनके कुछ लेक्चर्स पिछले रहते हैं, कुछ छुट्टी हो गई हो या लेट ज्वाइन किया हो? बस 2 ही हैं? तो आप लोग फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं? बस कल का रहता है? कोशिश किया करें अगर किसी वजह से छुट्टी हो जाए तो लेक्चर लेके अगर आ सके तो कल तक कंप्लीट करें, फिर मैं साथ हूँ। ठीक है, आपका काफी रहता है। अब्दुल आजी जरा नीचे से पता करिए यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ, मुझे जरा बता दो। सर जी प्लीज ना करें ऐसे यार, क्या होगी?
कौन सी ऐसी चीज है जो भाई को नहीं आती और कौन सी है जो आपको नहीं आती? प्लीज कोशिश तो करें ना यार। मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ाई के अलावा तो आपने कोई बात कभी नहीं की, तो पढ़ाई की क्या इस वक्त बात हो सकती है? आपके साथ और जो खाली चेयर है उसका मकसद ही ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। नीचे स्टूडेंट्स में काफी सारे ये मेरी क्लास के बाद फिर याद करेंगे। सरजीत मैं एंड में ना बैठे, थोड़ा आगे दे, आगे है जगह। लेट होना शुरू हो गया मैं सब रोज। अच्छा पहले टाइम पे आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, शुरू करें। खुद से डिसीजन ले, क्या हो सकता है? डेबिट कॉलम में अमाउंट है। इनकम हो सकती, कब होती? अगर क्रेडिट कॉलम में ये अमाउंट होता, अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कॉलम में होता, क्योंकि डेबिट कॉलम में बैंक कब, आप बैंक इंटरेस्ट कब एक्सपेंस होगा, कब इनकम होगी? अगर आपने लोन लिया हुआ है तो फिर इंटरेस्ट जो देंगे वो आपका एक्सपेंस है, और अगर आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं और आपको अगर इंटरेस्ट मिले, जी खामोशी से करें, क्या हो गया? क्यों नहीं सोचते? ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गया सारा, ये मेरे से मैच कर लेना जरा, ठीक है? इनका मैच आगे चलते चलते।
किसकी अगर कंफ्यूजन है तो बता दें यहाँ तक। हीट एंड लाइटिंग कहाँ से आवाज आई बेटा? हीट का मतलब, हीट एंड लाइटिंग का मतलब है, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्ड है, और हीट गैस के लिए वर्ड। बिल्स हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। एक्सपेंस ही होगा। एक बैलेंस शीट बना। बेटा आवाजें क्यों आ रही हैं यार, वैसे पता नहीं चलने दे रहे आप। सर फ्रेंड्स बस करें यार, तो जब इधर उधर देखते ना वो असल मजा है। सारे फ्रेंड्स मैंने अपने सामने बुला लेना फिर इधर। मास्क का भी मिस यूज कर रहे हैं आप। मेरी अगर कोई फिगर ऊपर नीचे हो रही है तो उससे टेंशन है बेटा, सर साहब लें, आप आगे करें, मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, कैरिज इनवर्स भी आना। आप अपनी वर्किंग करें, मैं से फिर फाइनली सिर्फ अपना प्रॉफिट मैच कर लीजिएगा। ये एक्सपेंसेस आ गए जी टोटल कितने? 784, ठीक है। मैच करें मेरे साथ, किसी का अगर टोटल मैच ना कर रहा हो मेरे साथ तो जरा फिगर्स देखना, और अगर ऊपर नीचे जरा शायद है, कैरेज आउटवर्ड्स मैंने जरा नीचे लिखा है। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 66516।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट में से मैच करें, किसी चीज में मसला, ये बेटा टेलीफोन से मुराद टेलीफोन सेट्स नहीं होते, टेलीफोन बिल है। कौन सा है? टेलीफोन बिल्स होते हैं तो एक्सपेंसेस नहीं। अगर वो टेलीफोन सेट्स कह दे फिर शायद ये एसेट है। नहीं आपकी बेटा फिगर में से मैच नहीं कर रही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की। 8330 एंड 66156 में से फिगर्स बेटा आपकी मैच नहीं कर रही। काइंडली इधर एक्सप्लेन कीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। ये प्रॉफिट ठीक है नहीं मेरा 66516। ये मनान साहब काइंडली दोबारा बेटा चेक कीजिएगा, मेरे साथ मैच करें अपनी फिगर्स। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक था मेरे साथ, एक्सपेंसेस का सम सही नहीं किया आपने। नहीं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट उसको कहते हैं जिसमें से अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ना हो, जिस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होने हो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट आएगा तो फिर वो नेट प्रॉफिट, और ये फिगर सेम नहीं होगी, इनके दरमियान में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट which is before deducting the operating expenses, और net profit means जो final profit है after deducting all expenses including operating expenses। तो इन टर्म्स का मीनिंग सेम नहीं है। फाइनल प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट और बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये मेरा आंसर फिगर्स ठीक करें अपनी तरह चेक करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट करेंगे। बस एक मिनट बता, मैं भी कंप्लीट करूँ। क्लोजिंग स्टॉक में बोलिएगा प्लीज, एसेट्स का टोटल कराइएगा जरा। जे 83350।
टेलीफोन बिल्स हैं सारी अली रजा। अगर टेलीफोन सेट्स लिखा हो तो एसेट है, सिर्फ टेलीफोन मींस होता है टेलीफोन के बिल्स हैं। अब दो हैं क्वेश्चन में लाइबिलिटीज, कौन कौन सी? एक पेएबल है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कभी लफ्ज है तो क्या उससे मुराद है? लाइबिलिटी है या एसेट है? नॉन फ्रॉम बैंक के लिए वर्ड है 6500। जी सर, जी कैपिटल का टोटल करवाइए, सिर्फ कैपिटल का 70950। टोटल करके देख रही मैच होता है नहीं, कहाँ तक पहुंचे सब? कर ले कंप्लीट कर ले। वैसे मैच कर ले फिगर्स, अगर कहीं डिफरेंट है तो बता दे। कंप्लीटेड है सर, कर ले। कोशिश करें ना है मिस्टर रजा, एग्जैक्टली कोशिश करें जिस तरह कर रहे हैं। कर लिया बेटा आप सबने? किसकी लाइबिलिटीज जमा करनी है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज किया मैंने, नहीं वो सिर्फ कैपिटल की वैल्यू 70950 सिर्फ कैपिटल का बैलेंस है, और नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट और पेबल्स को जब मिलाएंगे तो 83350 फिर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की फिगर है। इसका टोटल करना ऐसे करना, कर सकते। ओ सर जी कर लेंगे जो हुक्म करेंगे, लेकिन प्लीज इसमें क्या है? सर जी नया फॉर्मेट ना कहीं भी बनाने की कोशिश करें, थोड़ी सी काउंटिंग मेरे से सीख लें, क्या हो गया? बाकी फिर आपसे, पहले मेरे से थोड़ी सी, बाद में आपसे, ठीक है? अभी 3:30 के बाद आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है सर? मेरे को थोड़ी मेरी मान ले यार, क्या होगी? सर वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं यार।
अब्दुल्ला ये साथ को अपना नंबर भेजो, ये फिर साथ अपना आंसर भेजें जरा। अब्दुल्ला ये नंबर भेजता है अभी आपको, आपका चेक कर लेते हैं। अब्दुल्ला ये मिस्टर साथ को जरा रिस्पॉन्ड करें, अपना नंबर भेजिए सर। आप साथ साथ जरा इस नंबर पे जो भी नंबर आएगा ना, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा अपना आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाह रहा हूँ यार, सबने कर लिया प्लीज? क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा एक नई चीज आ रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ डिस्कस हो जाएगा। छोड़ दे आगे पीछे, अगर कोई रह गया तो छोड़ दे फिलहाल। बेटा बस करो, थक जाओगे यार, अब बस करो यार। अब इंतजार हो रहा है, मेरा ध्यान उधर हो। पता नहीं चलने दे रहे वैसे आप, ना कर यार, तेरी मेहरबानी है। मैं आपकी प्लीज बातों के खिलाफ नहीं हूँ, क्लास के बाद कर लीजिएगा। अगर मेरी मौजूदगी में करना है मुझे बता दे, मैं बैठ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा सर, फर्स्ट लाइन। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ, अब एक वर्थ बिजनेस का नेम है, आफ्टर इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। तो बेटा अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा फिर? सर ये ओपनिंग स्टॉक होगा सर, किन सालों में पॉसिबल है? सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में। पहले साल में क्यों नहीं? क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कहते किसे हैं? जब लास्ट पीरियड का क्लोजिंग हो। अगली लाइन। वंस अगेन एक इनकम स्टेटमेंट बननी है और एक बैलेंस शीट बननी है। हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है? एक चीज जरा रिवाइज कर लें, 30 जून 13 पे अगर ईयर एंड है तो स्टार्ट कब हो रहा होगा? बोले बोले पूरा बोले। 1 जुलाई 2012। आगे बढ़े। ट्रायल बैलेंस एक दिया हुआ, इसमें बड़ा नई चीज नहीं है, जो चीज नहीं है वो मैं बताता हूँ। पहले बस एक पढ़िएगा क्या लिखा हुआ। सेल, परचेज, रेंट, हीट एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंश्योरेंस। फाइनली बता दें क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर्स, रिसीवेबल्स मींस डेटर्स, sundry expenses, operating expenses, payables means creditors, cash and bank, drawings, motor vans, motor running expenses, capital। इसमें बड़ा नई चीज है ना वो ये है, तो देखिएगा अपनी स्क्रीन पे। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स में स्टार्ट पे रुपीज लिख के 3 कॉमर्स बने हुए, सॉरी 3 जीरोस बने हुए एक ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही। सबसे बड़ा ये चीज ये है, कंसंट्रेशन सुनने की तरफ। ये जो सेल की फिगर है ना, असल में ये फिगर थी, लिखा क्या नजर आ रहा है? 28794। ये फिगर थी 000, नीचे है 000। ये जो फिगर नजर आ रही 1206, ये भी थी 000। ये भी फिगर थी 000। ये वाली फिगर क्या थी? तो ये जो फिगर्स मैंने लिखी हैं ये असल में फिगर्स थी, लेकिन ये गौर से अगर आप देखें तो बार बार हमें 000 लगाना पड़ रहा है, चारों दफा मुझे 000 लगाना पड़ा। सिमिलरली डेबिट साइड में जितनी अमाउंट्स हैं इन सब के साथ ये था। मुझे कैसे पता चल रहा ये था? किया ये हुआ है कि बार बार जीरोस हर फिगर के साथ लगाने के बजाय कॉमन ले लिए गए हैं। कॉमन समझ जाएंगे बट, और देयरफॉर अब ये फिगर्स थाउजेंड्स में है। मसलन सेल अब 28,794 रुपए नहीं है, ये इनफैक्ट 28,7,94,000 रुपीज थी। लेकिन बार बार जीरो लगा के टाइम वेस्ट करने की बजाय टाइम सेव करने के लिए क्या किया जाता है कि फिगर्स में से थाउजेंड्स को समटाइम्स कॉमन ले लिया जाता है। इसी तरह अगर फिगर बिलियंस में हो तो ये बिलियंस भी कॉमन हो जाते हैं, मिलियंस हो तो मिलियंस भी कॉमन क्या कर दिए जाते हैं, जस्ट टू सेव टाइम। फिलहाल प्लीज इन फिगर्स को किस में कॉमन किया हुआ? थाउजेंड्स में लिखा हुआ। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में थाउजेंड्स में डाटा है तो हम भी फिर टाइम सेव करेंगे और अपनी इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट पे जहां अमाउंट्स लिखनी है सेल्स की वगैरह की, उसके ऊपर हम भी रुपीज इन
थाउजेंड्स में लिख लेंगे ताकि हमारा भी टाइम बचे। तो अगर एग्जामिनर हमें थाउजेंड्स में डाटा दे, हम भी थाउजेंड्स में कर लेंगे। लेकिन एक आखिरी चीज समझने वाली ये है, ट्रायल बैलेंस के अंदर तो जितनी फिगर्स हैं ये अब थाउजेंड्स में, क्योंकि इनके ऊपर 1000 लिखा हुआ है। लास्ट में सेंटेंस अंडरलाइन करें अभी, ये है तो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अब ये स्टाइल के बाहर अलग लाइन में लिखा हुआ, तो ये कितना लिखा नजर आ रहा है? 4166 के साथ भी 000 है। तो अगर थाउजेंड्स में अब करना है तो फिर सारी फिगर्स को हमें थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना। कौन सी फिगर्स ऑलरेडी कन्वर्टेड है? जो ट्रायल के अंदर है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमें उसको भी अब थाउजेंड्स में ही यूज कैसे करना है? हम 4166 लेंगे। क्या ऐसे तो नहीं कि इसके साथ जो 3 जीरो लगे हुए इसके बाद फिर 3 जीरो हैं? वो कहाँ थे? वो कॉलम्स के ऊपर कॉमन लिए हैं, ट्रायल के कॉलम्स के ऊपर। और ये ट्रायल के अलावा एक फिगर दी हुई एंड में, तो इसको थाउजेंड्स में हम कैसे करेंगे फाइनली? जरा बोल दें क्या फिगर है ये? 4166 बस ये फिगर है। किस में? अच्छा, बार बार मैंने एक वर्ड बोला, पता नहीं उसका भी मीनिंग पता आपको नहीं? मैंने बार बार ये कहा थाउजेंड्स में क्या बना? 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो थाउजेंड्स में ये डाटा है, 3 जीरो कॉमन लिए हैं। और जो फिगर थाउजेंड्स में नहीं है वो फिर हम थाउजेंड्स में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैसे सोच के बताया, अब आपको पता चल गया वैसे कहां कहां आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में भी लेस होता है, और बैलेंस शीट बनाए, जहन में बना लें। एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में भी हम 4166 लेंगे, और बैलेंस शीट में भी 4166 लेंगे। जस्ट विद इन 10 मिनट से माइंड अप करें, बाकी सवाल मुश्किल नहीं। क्योंकि बेटा उसकी एडजस्टमेंट एग्जामिनर हमसे मांग रहा होता है। ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स उसने कर दी, और क्लोजिंग स्टॉक की अभी तक हमें नजर ही आ रहा है कि एडजस्टमेंट वो हमसे करवा रहा होता है। तो हम उसकी कैसे एडजस्टमेंट कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में और बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो फिलहाल इन चीजों से कोई नहीं डरना है। जिन चीजों के बारे में फॉर एग्जाम्पल आपको महसूस हो कि मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई, तो यकीनन या तो उसकी जरूरत नहीं होगी, या उसने फिर खुल खुला के हमारे सामने आना ही है। जी, बिजनेस में लगभग बेटा वर्थ ही रहा है। अब इस सवाल में है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ वर्थ। वर्थ के नाम से कोई बेटा अगर आगे पीछे रह गए बना नहीं सको छोड़ दे यार, इस तरह ना बेटा किया करें। दिस इज नॉट द वे प्लीज सर। अब इस वक्त आप क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो गए मनान साहब, इस तरह नहीं बेटा बात बननी, साथ साथ चलें। अगर कुछ रह गया बाद में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करें। तरीका बस 1 मिनट सुन ले, हम कैसे थाउजेंड्स में लिखेंगे बस वो मैं बता दूंगा। बिजनेस नेम बता दें, स्टेटमेंट का नाम बोल दें, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड बोल दें, बोल दे प्लीज। 30th जून 13। सिर्फ बेटा अगर 1000 में रहता है तो हमें क्या करना है? देखिए स्क्रीन की तरफ, जिस तरह जब जिस जगह आपने अमाउंट्स लिखनी है वहां आप भी रुपीस बस इस तरह लिखना है। और सिमिलरली जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो जहां अमाउंट्स आएंगी एसेट्स लायबिलिटीज की, उसके ऊपर रुपीस 000 लगा के आप भी खत्म कर दें बात। ओके प्लीज करें माइंड अप। जस्ट 10 मिनट है बस हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अब ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो एक तो वे ये हो सकता है कि आप ये लाइन ही ना लिखें ओपनिंग स्टॉक, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जरा याद रहे ओपनिंग स्टॉक लिख के डैश लगा लें या जीरो लगा लें।
नहीं बेटा, कैरी जेनवर्ड्स है तो लिख लें, वरना रहने दें। चार चीजें तो इसमें है ना, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, इनको मेंशन कर लें, और अगर नहीं है कोई तो जीरो लगा लें, अदरवाइज जो चीज है नहीं उसको फिर ना लिखें चाहे। एक सेकंड, अगर मेरे साथ क्लोजिंग स्टॉक देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये कंफर्टेबल है प्लीज इस बात से? 4166 बस मैंने लिखा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें रह जाएगी? चलो ठीक, बस करते रहे, अब रुकना नहीं है आपने, बैलेंस शीट मैच होगी तभी रुकना। जी ग्रॉस प्रॉफिट है 9157। बाकी करें कंप्लीट, 9157 अगर है तो ठीक है, आगे चले, आगे कंप्लीट करें पहले आप लोग, मैंने जल्दी से लिख दी।
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम आ गया, बताइएगा। 6184 और नेट प्रॉफिट 2973। 3 हमारे तालुका इतने क्यों खराब है कि 2 3 नजर आ रहा है, 3 2 नजर आ रहा है। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल है तो बेटा दोनों स्टेटमेंट्स पे आना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी लिखेगा नाम। ये शेप ठीक है अपना आंसर। बस 4166 और बेटा एक दफा जरा रुपीज इन थाउजेंड्स वाली ब्रैकेट एसेट्स की जहां अमाउंट सारी इसके ऊपर भी लिख लीजिएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। यहाँ अमाउंट्स लिख रहे हैं आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसके ऊपर भी रुपीज इन थाउजेंड्स एक दफा लिखें प्लीज। एक दफा इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में भी लिखें और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेट प्रॉफिट बताइएगा। नहीं प्रॉफिट 29 ड्राइंग्स 2400 सॉल्व कीजिएगा जरा। 66473 एंड फाइनली लाइबिलिटीज बस पेबल्स के नाम से ही है 1 2
67679 काइंडली कंप्लीट कर लें जी। देख लें फिगर्स में से मैच कर लें, कहीं कंफ्यूजन है तो बता दें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप करके बता दीजिएगा प्लीज, कंप्लीट जब हो जाए। ये अब्दुल आज़ीम इनसे भी जरा देख ले यार, मैसेज कर दे मेरे अगर कंप्लीट है। प्लीज कर लें फाइनल यार। जी कोई लिख तो नहीं रहा आप में से? चलिए बेटा नया पेज निकालें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली बता दें प्लीज, अभी टाइम काफी रहता है, नया पेज निकालना है। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू या वेट का मैसेज कर दें मुझे। कंप्लीट करें सर जी जल्दी से बस। अब जिन्होंने मुझे मैसेज किया वेट करें काइंडली, आई एम वेटिंग, दोबारा रिस्पॉन्ड करें, जल्दी करें। नेट प्रॉफिट ईयर इनकम स्टेटमेंट से आया सर। जी मिस्टर तलहा, मिस्टर हसन, मैच बेटा बाद में कर लीजिएगा तलहा, अगर फिगर्स लिखने तो बाद में मैच कर लीजिएगा। ये तौसीफ साहब, चलें बेटा आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने अभी तक डिस्कशन की सारी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, इन बेसिक्स को अब यूज करके हम अपना पहला मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखा जरा, बैंक। जी सर, जी सर, अब से गेम शुरू हुआ सर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बेटा, अगर दो तीन चीजें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको वैसे ही महसूस होगा जैसे पिछले दिनों में महसूस हुआ। अगर आप रेगुलर रहेंगे, रोज का रोज सोच लेंगे, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो जो पढ़ लिया उसी के बेस पे आगे जाना। तो ऐसा चाहिए नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत सिंपल है। ना सिंपल होना चाहिए और ना ये है, क्योंकि हम बीए नहीं कर रहे, हम सीए कर रहे हैं, बस इतना का फर्क है, बस और कुछ नहीं। बस जी सर, अभी जो मैंने हेडिंग लिखी है, इस हेडिंग को समझने से पहले आप जरा एक सिचुएशन ये अज्यूम इस तरह से करें,
तो अभी लिखने की जल्दी नहीं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज बिजनेस हैज opened a बैंक अकाउंट। हमारे बिजनेस के नाम से बैंक में एक अकाउंट ओपन हुआ है। इससे पहले कि मैं जरा बिजनेसेस के एंगल से डिस्कशन करूं, आई होप कि हम सबको जरा बैंक अकाउंट्स का तो पता होगा। हम लोग जाके बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि हम अपने पैसे बैंक में रखवा सकें, ऐसे ही सर, और डैडी से पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकें, और बाद में बैंक वाले हमें एक चेक बुक दे देते हैं, एटीएम कार्ड्स दे देते हैं ताकि हम पैसे निकलवा भी सकें। हम कब चेक लिखेंगे? जब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हम एक चेक लिखेंगे। चेक बुक, चेक पता है कैसा होता है? नहीं, थोड़ी सी मेरी बात जरा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर यही नहीं पता फिर आगे बातें शायद बिल्कुल ना समझ आ सके। तो लेट्स अज्यूम ये एक चेक है, इसमें को मेन 4-5 चीजें बताएं क्या क्या होती हैं। इसमें एक डेट की लाइन होती है शायद, फिर कहीं एक पे लिखा होता है, उसके लिए 2 लाइनें रखी होती हैं, फिर एक अमाउंट इंग्लिश में लिखी होती है, इंग्लिश में लिखनी होती है, फिर एक बॉक्स में अमाउंट रुपीज में भी लिखी जाती है। मसलन फर्ज करें 1 लाख का चेक है, अमाउंट 1 लाख ओनली। फर्ज करें डेट आज है 11 नवंबर 2020। पे के साथ क्या लिखते हैं आप? सेल, वही लिखते हैं जो लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? नहीं आइडिया? कैश निकलवाते हैं अक्सर, हम अक्सर कैश ही निकलवाते हैं, फिर एक साइन हो जाता है। अब ये एक चेक है, डेफिनेट उसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है, एक्सेट्रा। तो ये मैंने एक चेक आपके सामने बनाया, एक पेज है ये, आपने ये चेक भरा। अब इस चेक को कहाँ लेके जाएंगे आप? बैंक के कैशियर के पास जाएंगे, उसको अपने ये चेक प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट का मतलब पेश करेंगे। वो आपसे ये चेक पकड़ लेता है, फिर अगर आप नोट करें कभी सोचें वैसे ही, तो अपने को कंप्यूटर खोल लेता है। वो बेसिकली चेक करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है या नहीं। उसे हर बंदे को तो नहीं पता कि इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो बैंक्स ने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है कि किस पर्सन के अकाउंट में कितने कितने पैसे हैं। तो वो जिसका चेक होगा वो सामने रख लेता है, और फिर उस पर अकाउंट नंबर लिखा होता है, अपने कंप्यूटर पे अकाउंट नंबर फीड करता है, उसके सामने आपके अकाउंट की डिटेल आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में बैलेंस ₹1,00,000 या उससे ज्यादा है, तो ये चेक अपने पास रख लेगा साइन वगैरह करके, और ये चेक के अगेंस्ट आपको ₹1,00,000 दे देगा। ऐसे ही होगा सर? अगर वो 1 लाख दे देगा तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? क्या एंट्री करेंगे हम कैश पकड़ के? कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर ये सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे मैंने बोला, कैसे हो जाए? चेक लिखा गया, उस बैंक में जाया गया जहां आपका अकाउंट है, चेक दिया गया, कैश पकड़ लिया गया, तो ऐसे चेक को फिर कहते हैं बियर चेक। डरना नहीं है प्लीज मेरी किसी बात से। यहां तक इस तरह करें, मेरे ख्याल आप भी थोड़ा स्टार्ट लेना, एक चेक बना लें अपने पास, और साइन अपने कर लीजिएगा।
मुजम्मिल बेटा इस तरह के अकाउंटेंट नहीं बनना है, इस तरह के अकाउंटेंट्स पहले ही मेरे जैसे बहुत सारे हैं। वो अच्छा अकाउंटेंट बेटा बनना है, उनकी बड़ी शदीद कमी है। मुजम्मिल साहब ने पूछा है क्या ये मेरे ही ओरिजिनल साइन है? क्या आप मुझे अकाउंटेंट नहीं समझते मुजम्मिल? क्या मुझे आप अपने जैसा मासूम आदमी समझते हैं? नहीं, वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा होगा वो। अब इस चेक के नीचे एक हेडिंग लिखें, चेक टाइप्स ऑफ चेक्स। टाइप्स ऑफ चेक्स। कठिन? तो मैंने अभी एक वर्ड बोला था काइंडली, फर्स्ट टाइप ऑफ चेक इज बियरर चेक। बस हेडिंग लिखनी है आपने, रुक जाए बस। अब जो लिखना पड़ेगा पहले मैं लिखता हूँ तो समझा देता हूँ आपको, फिर आप अगर चाहें लिख लें। ये बेटा अगर एज इट इज चेक आपके सामने हो ना, ये जो चेक आपके सामने है, अगर एज इट इज इसी तरह लिखा जाए तो इट इज कॉल्ड एज अ बियरर चेक। असल में फर्क ये पड़ता है, अगर मैं इस तरह से दो लाइनें लगा दूं यहाँ, तो फिर वो एक क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो क्रॉस चेक क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ। अगर ये लाइंस नहीं लगी हुई तो ये चेक एज इट इज क्या कहलाएगा? बियरर चेक। अब लेट्स अज्यूम अ बिजनेस सिनेरियो। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस ने जिशान को पेमेंट करनी है। हमने जिशान से फॉर एग्जांपल चीजें खरीदी हुई हैं और हमने जिशान को 1 लाख रुपया पे करना है। सिनेरियो क्लियर है? सिनेरियो क्लियर है? एक सिंपल सी चीज क्या हो सकती है, हम कैश दे दें, कैश पकड़ा दें उसे। लेकिन रादर देन कैश पेमेंट समटाइम्स बैंक से पेमेंट भी की जाती है बाय राइटिंग अ चेक। अब हमने अगर जिशान को बैंक से पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे? अगर हम बेरर चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम का मतलब हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट एक चेक लिखेगा। अगर बेरर चेक है तो ऐसे ही लिखेगा, साइन कर देगा। ये चेक फिर किसको हैंड ओवर हो जाएगा? जिशान को। फिर हम खुद नहीं जाएंगे। अगर हमने खुद अपने लिए कैश निकलवाना है तो हम खुद जाएंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि जिशान को ये पैसे चले जाएं तो हमने एक चेक लिखा बेरर, जिशान को पकड़ा दिया। अब विजुलाइज करना शुरू कीजिएगा प्लीज। जिशान साहब कहाँ जाएंगे आप? किस बैंक में? जहां हमारा अकाउंट होगा, बिजनेस का। वहां जाके ये चेक प्रेजेंट करेंगे कैशियर को। कैशियर साहब क्या करेंगे? हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट अपने सामने खोल लेंगे। हमारे की या उसकी? हमारे की। क्यों? पैसे हमारे अकाउंट से जाने हैं। वहां चेक करेगा बैलेंस है या नहीं। बैलेंस अगर मौजूद है तो चेक अपने पास रख लेंगे बैंक वाले, और 1 लाख रुपया किसको दे देंगे? जिशान को। क्या फाइनली पेमेंट हो गई? हमारे बैंक में से बैलेंस कम कर देगा बैंक का कैशियर। चेक अपने पास एज एन एविडेंस रख लिया उसने, और हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। आप जरा मुझे एंट्री बताएंगे, अगर जिशान को पेमेंट हुई है तो क्या एंट्री करेंगे? लेट्स जी मुझसे परचेजेस हुई थी तो क्रेडिटर जिशान डेबिट बैंक क्रेडिट हो, चलेगा सर? तो अगर ये सब कुछ एज इट इज हो जाए, जैसे मैंने बोला, हमने चेक लिख कर जिशान को दिया, जिशान साहब कहाँ गए? हमारे बैंक गए, उन्होंने जाके चेक पकड़ाया, चेक वेरीफाई हुआ, फाइनली पेमेंट हो गई, तो इस चेक को कहेंगे हम कि ये बेरर चेक अगेंस्ट पेमेंट होगी। लेकिन बेटा बेरर चेक जो है ये जरा अनसिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट है। अनसिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट है। मसलन फॉर एग्जांपल आपने जिशान साहब को चेक लिख के दे दिए, खुदा न खास्ता
जिशान साहब से ये चेक मिसप्लेस हो जाए, गिर जाए, जिस किसी के भी हाथ लगेगा वो भागता कहां जाएगा? किस बैंक? जिस बैंक का ये चेक है, अगर ये बेरर है वो जाके प्रेजेंट करेगा, कैशियर चेक रख लेगा, कैशियर क्या करेगा? बैलेंस देखेगा, चेक अगर सही लिखा हुआ, साइन सही है, तो चेक के अगेंस्ट कैश उसको पकड़ा देगा। किसको? जिसने चेक पकड़ाया होगा। तो अगर ये चेक मिसप्लेस हो जाए तो अनसिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट है, जिसके हाथ लगेगा उसको भी कैश मिल सकता है। क्लियर है मेरी बात? देयरफॉर बिजनेसेस में रिस्क लेने की बजाय बेरर चेक की जगह क्रॉस चेक्स ज्यादा यूज होते हैं। बेरर चेक समझ आ गया वैसे क्या है? तो मेरे ख्याल इसको डिफाइन मैं कल फर्दर कर दूंगा, मैं आपके साथ पेज वगैरह शेयर करूंगा, तो इस वक्त ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कुछ, सब स्टोरी समझ गए किसने किसको क्या दिया, फिर वो क्या गया। तो सेकंड हेडिंग लिखें, क्रॉस चेक। जब जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। बात समझ आ गई? फिलहाल बेरर चेक की स्टोरी समझ आ गई है? क्रॉस चेक यही चेक के ऊपर बना हुआ है। अगर इसमें इस तरह से लाइनें लग जाए, दो लाइनें लगा ली जाती हैं, और देन फिर ये जनरली कैश की बजाय उस पर्सन का नाम भी लिखा जाता है जिस पर्सन को आप ये चेक देना चाहते हैं। कैश भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं दो फिलहाल चेंजेस करता हूं, बाद में कैश लिख के बताता हूं। अगर ये दो लाइंस लग जाए लेफ्ट कॉर्नर पे और पर्सन का नाम लिख दिया जाए जिसको आप पैसे देना चाहते हैं, तो अब यही चेक कहलाएगा क्रॉस चेक। ठीक है सर? अब बेटा अगर ये क्रॉस चेक है तो इसको मैं इंशाल्लाह आपको लिखवाऊंगा भी, क्योंकि ये लंबा जरा प्रोसीजर है, लेकिन जरा एक स्टोरी जरा आराम आराम से मैं बोलूंगा, कंसंट्रेशन सुने जरा। लेट्स अज्यूम आपने जिशान को पेमेंट करनी है, वो सेम स्टोरी है, आपने उसे चीजें खरीदी थी, ₹1,00,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करें, ताकि अगर ये चेक मिसप्लेस भी हो जाए तो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, फिर वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है और जिसको मिलेगा शायद उसके लिए यूजलेस भी हो जाता है। तो आप चाहते हैं क्रॉस चेक से पेमेंट करें, तो आपने क्या किया? चेक लिखा, लाइनें लगा दी, जिशान का नाम लिख के जिशान को पकड़ा दिया। यहां तक ठीक है? अब अगर ये क्रॉस चेक है तो जिशान अब उस बैंक में नहीं जाएगा जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। इंस्टेड ऑफ दैट अब वो पहले उस बैंक में जाएगा जहां उसका अपना अकाउंट है। लेट्स अज्यूम हमारा बैंक अकाउंट एमसीबी बैंक में है और जिशान का बैंक अकाउंट यूबीएल में फॉर एग्जांपल है। हम किस बैंक का चेक लिख रहे होंगे? एमसीबी का। जिशान का अकाउंट कहां है? अगर बेरर चेक है तो जिशान कहां जाएगा? एमसीबी जाएगा, चेक देगा, कैश लेके घर आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक है तो हमने एमसीबी का चेक दिया है, लेकिन जिशान को पहले किस बैंक जाना होगा? जहां उसका अपना अकाउंट है। इट मींस अगर क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट कर लेनी है आपने, तो आपका अपना अकाउंट मौजूद होना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल क्रॉस चेक है, देयरफॉर जिशान कहां जाएगा? यूबीएल गया, पहले यूबीएल वालों को पे पास जाके ये चेक अपने अकाउंट में जमा करवाएगा। क्या चीज जमा करवाएगा? एक पेज फिल करते हैं, वो एक डिपॉजिट स्लिप टाइप होती है, सफा सा होता है, वो फिल करके अपना चेक जो है अपने अकाउंट में विच एग्जिस्ट इन यूबीएल वहां जमा करा देगा। क्या उसके अकाउंट में पैसे आ गए? क्या उसके अकाउंट में पैसे आ गए? हरगिज नहीं आए, उसने सिर्फ क्या किया है? चेक अपने अकाउंट में जमा कराया। अब यूबीएल वालों को नहीं पता कि हमारे बिजनेस के एमसीबी के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। देयरफॉर यूबीएल वाले ये चेक पकड़ के एमसीबी वालों को भिजवा देंगे फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस एंड चेक वेरिफिकेशन, साइन वेरिफिकेशन। ये सब कुछ कहां हो सकता है? यूबीएल में होगा, ये एमसीबी में होगा। चेक किस अकाउंट बैंक का है?
तो कौन कहां भेजेगा चेक फिर? यूबीएल वाले किससे पकड़ेंगे? जिशान से पकड़ेंगे। बाद में फिर बैंक्स आपस में ये चेक्स एक्सचेंज करेंगे। ये चेक यूबीएल से कहां जाएगा? एमसीबी वाले क्या करेंगे? चेक देखेंगे, साइंस मैच करेंगे कि साइन ऑथराइज्ड है या नहीं, फिर बैलेंस मैच करेंगे। अगर ये बैलेंस एग्जिस्ट करता हुआ एमसीबी में, तो फिर एमसीबी वाले बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे यूबीएल बैंक की तरफ। किसका? काट के, हमारे अकाउंट से काट के पैसे कौन किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा? अभी फिलहाल एमसीबी वाले यूबीएल की तरफ ट्रांसफर कर देंगे और फिर यूबीएल बैंक वाले जीशान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर जीशान को अब ये कैश चाहिए, किधर आ गया भाई ये कैश? जीशान के अकाउंट में, अभी भी कैश उसके हाथ में नहीं है। अब अगर चाहता है जीशान कि मुझे जरा ये कैश मिल भी जाए, तो वो क्या करेगा? अपना चेक लिखेगा। किस बैंक वाला? यूबीएल बैंक वाला। और वो चेक यूबीएल लेके जाएगा। यूबीएल वाले क्या करेंगे? बैलेंस वेरीफाई वगैरह करके चेक रख के फिर उसको कैश पकड़ा देंगे। अगर ये स्टोरी सब कुछ इस तरह चल जाए तो इसको क्या कहते हैं? ये क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। लेकिन ये जरा लंबी स्टोरी है, इसको थोड़ा सा अगर हम पॉइंट वाइज लिख लें जरा। आपने लिखवानी है, मैंने बता दी है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आप उर्दू में बोले, मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। पहला काम क्या होगा? बिजनेस मैं शुरू कर लेता हूँ। बिजनेस राइट्स अक्रॉस चेक and hand it over to the to एक मिनट निशान, जी सर। नहीं लिखने वाला सर। सारे चेक्स एज इट इज पहले से क्रॉस नहीं हुए होते। चेक बुक जब मिलती है तो वो बेरर टाइप ही होती है। आपकी चॉइस होती है आप किस चेक को क्रॉस करना चाहते हैं, किसको नहीं। तो ये दो लाइंस खुद लगाएंगे आप। और अगर किस चेक पर नहीं लगाना चाह रहे तो वो बेरर ही रहेगा। बेरर का मतलब आप चाहते हैं उसके अगेंस्ट कैश मिल जाए। और अगर आप लाइंस लगा रहे हैं तो उसका मतलब आप चाहते हैं इसके अगेंस्ट सीधा कैश ना मिले, इसके अगेंस्ट पैसे बैंकों से बैंकों में ट्रांसफर हो फिर चले जाए। अब इसमें एक छोटी चीज आपकी बात से मुझे याद आई है, वो भी जरा सुन लें। मैंने कहा था ये जरा सिक्योर्ड मोड है। अब इस केस में फर्ज करें जिशान से मिसप्लेस हो जाए, तो अब ये चेक जिसके नाम है ये उसी के अकाउंट में जा सकता है। अब आपके सामने ये दूसरी बात आ सकती है कि फर्ज करें किसी और जिशान के हाथ लग गए। वैसे ये जितनी मैं बातें करूंगा ये पाकिस्तान में नहीं पॉसिबल। तो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में नहीं आपने सोचनी, ऐसे हो ही नहीं सकता किसी के हाथ में गलती से लग जाए, वो बंदा ढूंढेगा जिशान कौन है, उसे पता होगा ये मैं नहीं। तो वो पाकिस्तानी बातें नहीं, ये वैसे दुनिया में हो जाती है कभी कभी। तो अगर कोई खुदा ना खासा कोई और जिशान था उसके हाथ भी लग जाए, तो इवन देन बेटा वो इस चेक से तभी फायदा उठा सकता है अगर अपने अकाउंट में जमा करवाए। तो अगर वो अपने अकाउंट में जमा करवाएगा फिर उसके बैंक से हमारे बैंक में आएगा, तो एटलीस्ट ट्रेस हो जाएगा कि ये जिशान वो नहीं था जिसको हम पैसे देना चाहते हैं, ये कोई दूसरा जिशान था। तो क्योंकि बैंक आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे इसलिए पर्सन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नॉर्मली तो ये यूजलेस होगा, अल्लाह करे उस निशान के किसी और निशान के हाथ ना ही लगे। लेकिन अगर किसी और निशान के हाथ लग भी जाए तो इवन देन पता चलाया जा सकता है बैंक्स के थ्रू कि ये किस निशान को पेमेंट हो गई है और हम किस निशान को पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग बेरर चेक से ज्यादा सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट है ये क्रॉस चेक। ठीक है, मेरी बात क्लियर? तो पहला सेंटेंस क्या है जी? सबसे पहले क्या हुआ, स्टोरी बनाते हैं। पहला काम क्या हुआ, किसने किसको क्या बना के दे दिया? जी अब अगली अगली बात आप बताएं, निशान साहब कहाँ जाएंगे? बकेट में लिख लें चेक ऑफ एमसीबी। जी डियर सेकंड, अब जीशान साहब कहाँ जाएंगे? जीशान विल डिपॉजिट दिस चेक in his
ऑन अकाउंट सपोज इन यूबीएल। जीशान साहब ये चेक पकड़ के यूबीएल जाके कहेंगे बैंक वालों को कि ये वाला चेक मेरे अकाउंट में जमा कर लें। फिर क्या होगा सर? पता है सर, ये कोशिश करें। अब काम किसका शुरू हो जाएगा? यूबीएल विल सेंड दिस चेक to MCB for check and बैलेंस वेरिफिकेशन। चेक की वेरिफिकेशन एंड बैलेंस वेरिफिकेशन। क्या मतलब बैलेंस वेरिफिकेशन? पैसों की वेरिफिकेशन, चेक की वेरिफिकेशन, चेक सही लिखा हुआ है, ऑथराइज पर्सन ने लिखा हुआ है नहीं। ठीक है सर, ये वर्ड्स अंडरलाइन कीजिएगा जो मैंने किए, चेक एंड बैलेंस वेरिफिकेशन। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है चेक क्लियरेंस। मतलब ये सेंटेंस ऐसे भी बोला जा सकता है, यूबीएल विल सेंड दिस चेक टू एमसीबी फॉर चेक क्लियरेंस। तो आप क्या समझेंगे अगर मैं कभी कहूं कि चेक क्लियर हो रहा है? इसका मतलब चेक की वेरिफिकेशन और बैलेंस वेरिफिकेशन हो रही है। क्लियरेंस, मैं अगर आपसे कहूं क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ, नहीं तो नहीं, इसका मीनिंग समझ लेंगे फिर आप कि बैलेंस वेरीफाई नहीं हो सका। अगर मैं कहूं चेक क्लियर हो गया है, सर मायूसी बात है फुल यार। अगर आपसे कहा कि चेक क्लियर हो गया, व्हाट डज इट मीन? चेक का बैलेंस वेरीफाई हो गया है। और इट मींस फिर क्या होगा अगर वेरिफिकेशन हो जाए? इफ चेक इज क्लियर, then if sorry check is clear, if check is cleared, then UBL will send, UBL या MCB? सोचो सोचो सोचो। MCB will send the amount to UBL after deducting it from business account। कौन किसके अकाउंट से पैसे काट के कहां भेज देगा? कौन किसके अकाउंट से पैसे काट के कहां भेज देगा? एमसीबी वाले बिजनेस के अकाउंट से पैसे काट के यूबीएल वालों को भेज देंगे। क्लियर अप प्लीज? फिर यूबीएल वाले क्या करेंगे? यूबीएल वाले इन पैसों को अपनी इनकम समझ लेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, वो इसे अपनी लायबिलिटी समझेंगे। किसको देने उन्होंने? उन्हें मिल गए, यूबीएल को मिले तो हैं, लेकिन यूबीएल वाले पैसों को किसके अकाउंट में अब ट्रांसफर करेंगे? यूबीएल विल ट्रांसफर द अमाउंट to the account, transfer the amount to Zishan account। डेफिनेटली बेटा, फिर एक स्टेज ये भी होती है पॉइंट डी में जो मैंने लिखा है, अगर बैलेंस वेरिफिकेशन ना हो सके फिर चेक डिसऑनर कहलाता है। चेक अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक वर्ड बोला, क्या मैंने बोला, उसका मतलब होता है बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो सका। फिर उसकी स्टोरी इंशाल्लाह बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जी सर। जी बिल्कुल फौरी नहीं मिलेगी, 2-3 दिन लग जाते हैं इसे।
और अगर आउट स्टेशन का चेक का मीन्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह का, तो समटाइम इससे ज्यादा भी होता था। लेकिन अगर सेम बैंक है, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट भी एमसीबी में और जिशान का भी एमसीबी में, तो फिर ड्यूरिंग द डे भी समटाइम्स हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट बैंक्स हैं तो समटाइम्स ये 2-4 दिन लगना एक रूटीन का प्रोसीजर है। जी मेरी लास्ट, फिर अब एक फाइनली बात कर रहे हैं, अगर जिशान पैसे चाहता है, कैश निकलवाना चाहता है, क्या करेगा? वैसे अब पैसे आ गए उसके अकाउंट में, उसका बैलेंस 1 लाख से बढ़ गया है, अब वो चाहता है इसमें से कुछ पैसे मैं निकलवा लूं, पूरा लाख निकलवाना चाहता है पूरा निकलवा ले, 80,000, 50,000, जितना उसका दिल करता है, क्या करे वो? इफ जिशान वांट्स कैश, if Zishan wants cash, if Zishan wants cash, then he will write a check of his own account he will write a check of his own account, ठीक है मेरे को, कहाँ है अकाउंट में से, कहाँ है इसका, which is in UBL. If Zishan wants cash, then he will write a check of his own account in UBL. और क्या करेगा, फाइनली वैसे ही बोल लेते हैं, फिर क्या करेगा, चेक लिख के कहाँ ले जाएगा, यूबीएल में कैशियर के पास लेके जाएगा, और कैशियर बैलेंस देख के उसको पैसे पकड़ाते। एक नजर रिवाइज करें जरा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ABCDF नागरेड हियर प्लीज। अच्छा, इसमें ना हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों ने वैसे ही बैंकों के वाले सुनी हो, तो जरा अगर 5-6 पॉइंट्स ये पढ़ लें, 5-6, और एक आध दिन मुझे जरा और दे दे, मेरा ख्याल है शायद मैक्सिमम चीजें जो आपके जहन में है वो सारी एड्रेस हो जाएंगी। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के भी बीच में इस वक्त इन्वॉल्व ना कीजिएगा, ऐसे ऐसे बातें खुल जाएंगी सारी, तो इसको कैंडी रिवाइज करेंगे। जरा ऊंची आवाज में रिवाइज करें सर, मेरी तरफ देख के जरा, पहला काम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप सही बोले, इंशाल्लाह मुझे सुन रहे हैं। सर आप भी सुना दें सर, निशान बॉन्ड्स क्या। चले सर जी, कल ये डिस्कशन दोबारा स्टार्ट करेंगे यहीं से, लेकिन अब यहां से ऑनवर्ड्स आप बिल्कुल छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। संडे बस ऑन ही समझे सर, इसी दफा से कर लें बस। बस टाइम कल मैं बता दूंगा, संडे का टाइम वगैरह ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब इतनी दूर से आएंगे तो पता भी नहीं चलता, 1.5 घंटा गुजर जाता। डन, जजाकल्ला। यार 4 घंटे के रख लेंगे, क्या हो गया? अच्छा, ओके, कल फैसला करेंगे। अल्लाह हाफिज।